Hello everyone, this is Prashant Kumar and it is about me. I have appeared in UPSC mains exam twice and also faced UPSC interview once, and I have also appeared in UPPC exam twice time, and I belong to IT field as a software engineer and also a database administrator. Okay, so now in this lecture we will cover about the monetary policy, and I know very well that it is part of RBI. Okay, so in this separate lecture we will discuss about the RBI, function of RBI, and evolution of RBI, all things about the RBI. But in this lecture we will mainly focus on the monetary policy. Okay, सो नाउ व्हाट वी विल कवर हेयर. सो अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी हम यहाँ पर कवर करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, ये क्या होता है, एंड टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी सच एन CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट you have heard in the news. So all things we will cover here with the factual basis and also conceptual basis. Okay, and we will also cover here monetary policy committee, and also we will cover here types of monetary policy like expansionary monetary policy and contradictory monetary policy. So हम यहाँ पर all things we will cover here, और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि after watching this lecture you will feel confidence to solve all the question on the basis of factual and also including basis of concept base. So हम इस लेक्चर में conceptual and factual दोनों एंगल कवर करेंगे. Okay, so now what is the monetary policy? Actually, it is action taken by the central bank of particular country to control the money supply and interest rate and ensure economic stability. So मैंने यहाँ पे बताया कि जो भी एक्शन लिया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, मतलब कि किसी भी देश का कोई सेंट्रल बैंक होगा उसके द्वारा कोई एक्शन लिया जाता है, उसी को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी. अब किस तरह के एक्शन हो सकते हैं, तो हमारे देश का जो है सेंट्रल बैंक कौन सा है, यू नो वेरी वेल, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, यहाँ पर जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा कि मार्केट में कितना मनी फ्लो होना चाहिए, किस लेवल का मनी फ्लो होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट में ऑल पर्सन शुड हैव द मोर एंड मोर मनी. अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, महंगाई ज़्यादा बढ़ जाएगी. तो उसी लेवल का मार्केट में मनी फ्लो होना चाहिए कि बैलेंस वे में इकोनॉमी जो है सस्टेनेबल हो, इकोनॉमी स्टेबिलिटी हो. ठीक है. इंटरेस्ट रेट के बारे में भी RBI डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइड करता है. जब आप बैंक में जाते हैं तो आपको लोन ऑफर किया जाता है कि आप 10 लाख या 5 लाख का जो है आप लोन ले सकते हैं, बट यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट. और जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो RBI के द्वारा किस तरह से रेगुलेट किया जाता है, आप देखेंगे इस लेक्चर के अंदर. ओके, एंड नेक्स्ट हमारा इकोनॉमी स्टेबिलिटी. ये इकोनॉमी स्टेबिलिटी को भी कंट्रोल करता है, किस तरह से हमारी इकोनॉमी जो है एक स्टेबल हो सके, ना हमारे इकोनॉमी ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सके और ना वो डिग्रेडेशन हो जाए. ठीक है. तो ये चीज़ है आपके जो RBI का काम है. RBI हमारा क्या है, सेंट्रल बैंक. ओके, सो दिस इज द मॉनेटरी पॉलिसी. नाउ हेयर वी विल डिस्कस अबाउट दी मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स. अब टूल्स कौन कौन से होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, और ये टूल्स जो हैं वो RBI के पास हैं. अब यहाँ पर टू टाइप्स के जो टूल्स हैं वो डिवाइड कर दिए गए हैं, जो कि फर्स्ट है आपका क्वांटिटेटिव टूल्स एंड सेकंड इज क्वालिटेटिव टूल्स. यदि आप इस दोनों के टर्मोलॉजी को देखोगे सो यू कैन ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि विच आर क्वांटिटेटिव टूल्स एंड विच आर क्वालिटेटिव टूल्स. कैसे, क्वांटिटी, आप जैसी क्वांटिटी का मतलब इसको सेपरेट करो, क्वांटिटी का मतलब कि नंबरिंग फॉर्म में. ठीक है, दैट शोज इन नंबरिंग फॉर्मेट. सो इट्स मीन्स दैट कि नंबरिंग फॉर्मेट में जो होगा उसको क्वांटिटेटिव टूल्स बोलेंगे. जैसे कि अगर नंबरिंग में देखें इसमें कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अगर बात करूं CRR, प्लस में SLR, उसके बाद प्लस में रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट. अब आप ये ऑल थिंग्स जो देखेंगे ये सब कहीं ना कहीं नंबरिंग फॉर्मेट में इंडिकेट करते हैं. CRR आपका 4% लगभग है, वो नंबरिंग फॉर्मेट में. SLR 18% है, नंबरिंग फॉर्मेट में. रिवा मतलब रेपो रेट आपका जो है
वो 6.5% है, ये भी नंबरिंग फॉर्मेट में है। ये सब जो है नंबरिंग फॉर्मेट में है, तो आप इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हो कि जो भी नंबरिंग फॉर्मेट में होगा वो आप क्या करोगे, वो क्वांटिटेटिव टूल्स में भेजोगे। इट मीन्स दैट इट इज जनरल और इनडायरेक्ट टूल्स दैट इफेक्ट द ऑल द एंटायर इकोनॉमी। इट्स मीन दैट कि ये इनडायरेक्ट टूल्स क्यों कहा गया है, क्योंकि जो भी सीआरआर और एसएलआर में जो चेंजिंग करेंगे, मतलब कि आरबीआई अगर इसमें कोई चेंज करता है सीआरआर एसएलआर रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली जो है वो इकोनॉमी में इफेक्ट नहीं डालता है, वो इनडायरेक्टली डालता है। ये हम फर्दर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसकी क्वालिटी की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, ग्रोथ की बात करें। इसमें वो चीज़ आएंगे जिसमें हम बोल सकते हैं सिलेक्टिव, वो बोल सकते हैं इसको, डायरेक्ट टूल बोल सकते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट करेगा। जैसे कि हम बात करें एजुकेशन सेक्टर को, ठीक है। अब ऐसा भी सकता है ना कि जो आरबीआई गाइडेंस कर सकता है पर्टिकुलर एजुकेशन सेक्टर में कि जो लोन का जो प्रोसीजर है वो एजुकेशन सेक्टर में मान के चले कि 4% आपको लोन प्रोवाइड करना है तो करना ही है, ठीक है। इस तरह का जो गाइडलाइंस है जो आरबीआई डिसाइड करता है। तो ऑल थिंग्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो अब यहाँ पर आपको ये पता लगेगा क्वांटिटी टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स को कैसे सेपरेट करेंगे। ओके, अब नाउ यहाँ देखते हैं हम quantitative tools. So all these are quantitative tools. First one is reserve requirements, that is divided in further two parts: cash reserve ratio and statutory liquidity ratio. And now next is liquidity adjustment facility, that is further divided in two parts: repo rate and reverse repo rate. And also we will here discuss about bank rate, marginal standing facility, market operation in monetary policy. We will discuss open market operation. So all things we will cover here and in detail. Okay, so now one by one हम इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, क्वांटिटी टूल्स में पहला हम देखते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये क्या होता है। ओके, सो यहाँ पर ये है क्वालिटी टूल्स भी बता रखा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्वांटिटी टूल्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर रिजर्व रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पर जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है इट इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट। फर्स्ट वन इज सीआरआर एंड एसएलआर। तो फर्स्ट जो है कैश रिजर्व रेशियो एंड सेकंड स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये कैश के फॉर्म में, ये स्टेचुरी लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अदर फॉर्म में भी एक रिजर्व रखा जा सकता है। आप देखते हैं इसको वन बाय वन कि इसके अंदर स्टेटमेंट में क्या क्या बताया गया। सो वी विल डिस्कस हेयर इन डिटेल्स। फर्स्ट इज दैट कि इट इज परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हेल्ड एज ए कैश विद द आरबीआई। ओके, इट्स मीन्स दैट कि ये टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के ऊपर लगता है। सो इसको समझते हैं, टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज ये क्या होता है। सपोज मानिए कि यहाँ पर जो है 10 डिपॉजिटर्स हैं। ओके, 10 डिपॉजिटर्स, और डिपॉजिटर्स कौन हो सकते हैं, ये नॉर्मली मान के चलिए कि मेरे और आपके जैसे कस्टमर हो सकते हैं। मान के चलिए कि 10 डिपॉजिटर्स हैं, मेरे और आपके जैसे कस्टमर है। अब इन 10 डिपॉजिटर ने क्या किया, एसबीआई बैंक के अंदर अपना पैसा जमा कराया। एसबीआई बैंक के अंदर इन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट कराया, और ये 10 डिपॉजिटर्स हैं, इनके मान के चलिए कि टोटल इन्होंने जो पैसा जमा कराया वो कराया 100 रुपीज़। टोटल इन्होंने जमा कराया वो 100 रुपीज़ जमा कराया है। अब क्या हो सकता है कि एसबीआई क्या है, फर्दर जो है दूसरे बैंक को भी लैंड कर सकता है, मतलब कि उधार दे सकता है। तो उधार इसने दूसरे बैंक को मान के चलिए कि इसने क्या किया, 10 रुपीज़ जो है दूसरे बैंक को क्या कर दिया, उधार दे दिया। और अब जो बैंक के पास जो बचा कितना, एसबीआई के पास बचा अब 90 रुपीज़। 90 रुपीज़ क्या किया इन्होंने, किसी कॉरपोरेट को या बिजनेसमैन को, हो सकता है ना कॉरपोरेट या फिर बिजनेस पर्सन को, इन्होंने क्या किया, वो पैसा लोन दे सकते हैं। कितना, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा आपको कि अब 10 रुपये यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया किसी दूसरे बैंक में, मान के चले कि यहाँ पर HDFC बैंक है, यहाँ डिपॉजिट कर दिया एसबीआई ने अपना पैसा, क्योंकि HDFC को नीड थी, उसको लैंड कर दिया एसबीआई ने। अब होगा क्या यहाँ पर, अब एसबीआई क्या है, यहाँ फर्दर जो कॉरपोरेट हो गया या बिजनेसमैन को पैसा देगा। अब ऐसा लग रहा हो कि आपको कि यहाँ पर 90 रुपीज़ जो है वो इसको लोन देगा। मान के चलिए कि यहाँ पर 90 रुपीज़ जो बचा है
वो लोन दे दिया किसको, कॉरपोरेट या बिजनेसमैन को। और कॉरपोरेट या बिजनेसमैन हो सकते हैं कि आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी का, अगर नहीं सुना होगा तो इसके बारे में पढ़िएगा। नीरव मोदी, इन्होंने क्या किया, मान के लिए बिजनेसमैन है और इन्होंने क्या किया, जो सारा पैसा था 90 रुपये 90 रुपीज़ जो नीरव मोदी को मिल गया। अब इस केस में क्या होगा, नीरव मोदी क्या हो गया, यहाँ से ये बैंकरप्ट हो गया। बैंकरप्ट का मतलब होता है कि बैंकरप्ट का मतलब होता है कि वो दिवालिया घोषित हो गया, मतलब कि उसका बिजनेस चला नहीं, सब ठप हो गया और अब वो पैसे देने लायक रहा नहीं। अब इस केस में क्या हुआ, 90 रुपीज़ जो था बैंक का, एसबीआई बैंक का जो है, वो तो अब ठप हो गया, वो मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट हो गया, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है अब। इन केस में अब यहाँ डिपॉजिट्स क्या है, इनको तो पैसा चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये जितने भी हैं 10 डिपॉजिटर्स, ये अपना जमा किए इन्होंने पैसे एसबीआई बैंक में 100 रुपीज़। तो हम ये बोलेंगे कि टोटल डिमांड एंड टाइम, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़, टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ जो हुआ वो कितना हुआ यहाँ पर, वो 100 रुपीज़ हुआ। क्योंकि जो एसबीआई को कितना है, एसबीआई के पास कितना है, टोटल कितना पैसा है, 100 रुपीज़। तो हम जो टोटल बोलते हैं ना, तो दैट इज कॉल्ड टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, क्योंकि डिपॉजिट कितना हुआ है, 100 रुपीज़। तो एसबीआई को कितना डिपॉजिट है, 100 रुपीज़। तो एसबीआई क्या है, इसका लाइबिलिटीज है। 100 रुपीज़ किसको देने के लिए, डिपॉजिटर्स को। तो हम इसको बोलते हैं टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। ओके, अब इसमें से हो सकता है कि इसमें माइनस कर दिया जाए, जो कि इसने क्या किया, अदर बैंक में जमा किया। सो माइनस कर दो आप अदर बैंक डिपॉजिट, अदर बैंक डिपॉजिट। अब इस केस में क्या होगा, अदर बैंक डिपॉजिट हो गया। तो अब क्या है, एसबीआई के पास जो बचा 90 रुपीज़, तो जो 90 रुपीज़ जो बचा उसको बोलेंगे आप नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, देखिए यहाँ पर जो 90 रुपीज़ था वो नीरव मोदी ने क्या किया, वो बैंक करप्ट हो गया, दिवालिया घोषित, तो उसका बिजनेस चला नहीं। इन दिस सिचुएशन अब क्या हुआ कि हो सकता है जो डिपॉजिटर होंगे, अब वो मेरे और आपके जैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लोग होंगे, उनको नीड है पैसे की। सो दे कैन गो टू बैंक एंड टू विदड्रॉ मनी, कि प्लीज़ गिव माई मनी। अब वो कहेंगे ना कि मुझे अब मेरा पैसा वापस चाहिए, रिटर्न चाहिए। बट एसबीआई बैंक तो क्या हुआ, इसके ये तो खुद इसकी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि इसने जिसको पैसा दिया था अब वो एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट हो गया, वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया कि अब मेरा बिजनेस सब कुछ ठप हो गया उसका। अब इस सिचुएशन को निपटने के लिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर 3 कस्टमर को नीड है और 3 कस्टमर जाएंगे कि सर मुझे 30 रुपीज़ मेरे चाहिए, बाकी 7 कस्टमर है जो अभी नहीं चाहिए। बट इसको रेगुलेट करने के लिए, इस बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए, अब क्या एसबीआई के पास कुछ तो रिजर्व में पैसा होना चाहिए था ना, बट यहाँ पे पैसा वो रिजर्व में है ही नहीं। इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए क्या कंसेप्ट आया, सीआरआर और प्लस में एसएलआर वाला कंसेप्ट आया। ये जो देख रहे हो कैश रिजर्व रेशियो, ये दोनों कंसेप्ट इसके बेस पे आया है। अब क्यों आया है, ताकि जो सीआरआर और एसएलआर कुछ परसेंट, इसका 100 का सारा पैसा जो है लोन पे बैंक कभी नहीं दे सकता है, इसलिए सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट आया, आरबीआई ने इम्प्लीमेंट किया। और जो इसको कुछ परसेंट मान के चलिए कि सीआरआर हमने हाइपोथेटिकल माने 4% प्लस में एसएलआर जो है 18%, तो टोटल कितना हो गया 22%। तो 22% जो है 100 का जो है 22% माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 78%। अब जो 78% ही पैसा जो है वो क्या कर सकते हैं, कॉरपोरेट या बिजनेस इन सब में लैंड कर सकते हैं। अब जो पैसा, अब इसके पास ऑलरेडी कुछ पैसा होगा। अब इस तरह से बैंक करप्ट अगर ये हो गया, अगर नीरव मोदी हो गया, तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए एसबीआई की हालत जो है, सिचुएशन ठीक करने के लिए जो इनका पैसा है एसएलआर वाला सीआरआर वाला, इस केस में क्या है, आरबीआई हेल्प कर सकता है सर्कुलेट करने के लिए, अपना बिजनेस सर्कुलेट करने के लिए, इसीलिए ये सीआरआर और एसएलआर का कंसेप्ट आया। ओके, सो अब आप समझ गए होंगे टोटल डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज क्या होता है, और ये सीआरआर और एसएलआर कंसेप्ट क्यों आया, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो नाउ लेट्स मूव इन हियर।
सो यहाँ पे देखते हैं हम, तो मैंने बताया आपको कि परसेंटेज ऑफ बैंक्स टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसके बेस का इसका परसेंटेज निकाला था, कितना है ये आज की डेट में जो है ये लगभग 4.5% है। तो हर बैंक को आरबीआई ने क्या किया, इम्प्लीमेंट कर दिया कि भैया आपको हर बैंक को कितना रखना पड़ेगा, 4.5% जो है कैश रिजर्व रेशियो रखना पड़ेगा। किस फॉर्म में, एज ए कैश फॉर्म में, किसके पास, आरबीआई के पास। नोटिस करना है, आरबीआई के पास रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में। ओके, नाउ यहाँ पर क्या होगा, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या होता है, ये क्या, इट इज परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज हेल्ड एज लिक्विड असेस्ट। लिक्विड असेस्ट का मतलब होता है कि वो असेट जिसको आप जल्दी से सेल आउट करके क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। उस केस में क्या हो सकता है, कैश तो ऑलरेडी है, लेकिन हो गोल्ड, आप गोल्ड को जल्दी सेल आउट करके जल्दी से पैसा ले सकते हैं। वैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब होता है एक तरह का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट जो उसमें साइन करके देता है कि आपका जो पैसा है इतने टाइम के बाद रिटर्न किया जाएगा, या फिर इतने 3 मंथ के बाद आपको 100 रुपये जमा करो तो आपको 104 रुपये मिलेंगे। इस तरह की चीज़ें होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बारे में हम फर्दर क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या, लिक्विड असेस्ट के फॉर्म में रखते हो आप, चाहे कैश के फॉर्म में रखो, चाहे गोल्ड के फॉर्म में, चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में, आपको यहाँ पर थोड़ी सी रिलायबिलिटी है, थोड़ी छूट है यहाँ पर, क्योंकि एसएलआर क्या है, एसएलआर का जो परसेंटेज यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर है परसेंटेज 18%। 2024 के अंदर ये 18% है, और 2024 में कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है। ओके, अब यहाँ नोटिस करना, ये नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे इंप्लीमेंट होता है, और ये टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पे है। ओके, सो जो कि यहाँ हमने डिस्कस किया है, देखिए अब नेट क्या है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, जो 90 है ना, अब यहाँ पर क्या है 90 रुपये, तो अब 90 रुपीज़ जो आया था, तो ये आपका नेट था, तो इसका नेट डिमांड एंड इसका जो 18% है, इसका जो आप 18% निकालोगे, वो जो आएगा वो रखना पड़ेगा किस फॉर्म में, यहाँ पर एसएलआर के फॉर्म में, ठीक है, एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नेट है जो निकाला ना, इसके ऊपर परसेंटेज निकालते हैं। जब भी आपको एसएलआर का परसेंटेज निकालना हो क्वाइट्स रखने के लिए, तो आपको नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के परसेंटेज पे निकालना पड़ेगा। ओके, सो नाउ आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। नाउ नेक्स्ट क्या है कि लीगल फ्रेमवर्क, यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क कौन से हैं जो कि गवर्न किया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 एक्ट के तहत, और इसके अंदर कोई भी लिमिटेशन नहीं है, नो लिमिटेशन ऑन सीआरआर एज सीन इन डीमोनेटाइजेशन, जो कि आप देख सकते हैं कि 100% सीआरआर का वहाँ पर लेके आए थे। आप जानते हैं 2000 जो 16 के अंदर जो है लगभग यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ, जिसमें कि क्या हुआ, आरबीआई ने अनाउंस कर दिया कि कैश रिजर्व रेशियो जो है 100% कर दिया, क्योंकि वहाँ पर क्या है, नोट को चेंज करना था, ब्लैक मनी को कर्व करना था। बट ऐसा हुआ नहीं कि ब्लैक मनी कर्व हुआ, बट क्या है, गवर्नमेंट ने इस तरह का स्टेप लिया, आरबीआई ने इस तरह का स्टेप लिया, वो होना ना होना वो बात का मैटर है। तो यहाँ पर क्या है, इसके पास कोई लिमिट नहीं है, जो आरबीआई जो है वो सीआरआर जो है 100% कर सकती है, बट हेयर देर इज लिमिट ऑन द स्टैच्यू लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन है, दैट कि आरबीआई कितना कर सकता है, आरबीआई कैन डिसाइड 0 to 40%। सो इसके बीच में ही आरबीआई डिसाइड कर सकता है कि 0 से 40% के बीच में ही एसएलआर होना चाहिए, ठीक है, जो कि आज की डेट में कितना है, 18% है, और यहाँ पर आज की डेट में 4.5% है। ओके, नाउ अब जो है ये पैसा जो है कैश के फॉर्म में, मान के चलिए कि वहाँ पर 100 रुपये जमा था, अब 100 रुपये में से मान के चलिए कि ना 100 रुपये जमा था वहाँ पर, मान के 100 रुपये में से 4.5 रुपीज़ जो था वो तो अब किसके पास डिपॉजिट हो जाएगा, वो डिपॉजिट हो जाएगा आपका आरबीआई के पास। अब जब आरबीआई के पास जमा हो जाएगा, तो क्या इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट मिलता है, नो। तो ये याद रखना, प्लीज़ रिमेंबर इट दैट कि जब भी कोई बैंक सीआरआर रखता है आरबीआई के पास, सो दे कांट अर्न द इंटरेस्ट रेट ऑन सीआरआर। ओके, सो इस पे वो इंटरेस्ट रेट अर्न नहीं करते हैं, बट ऑन द अदर हैंड
स्टैचुरी लिक्विड रेशियो, दे अर्न द इंटरेस्ट ऑन दी असेस्ड। ओके, यहाँ पे इनको इंटरेस्ट मिलता है बट यहाँ पर इंटरेस्ट इसको नहीं मिलता है। नाउ रेगुलेटरी इम्पैक्ट, अब इसका क्या होता है, यूज टू कंट्रोल लिक्विडिटी। इसका यूज क्यों किया जाता है कि सीआरआर का यूज करने का मेन पर्पस क्या है कि यहाँ पर लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जस्ट वन सेकेंड वेट। हाँ, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट में मनी का फ्लो होना। मार्केट में क्या होता है, मार्केट में मनी का फ्लो होना। मार्केट में क्या होगा, मनी का फ्लो होना। ठीक है, मनी फ्लो, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन। तो कितना लिक्विडेशन होना चाहिए ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो यहाँ पर क्या है, कंट्रोल करता है लिक्विडेशन, कि अगर ऐसा होगा कि मार्केट के अंदर क्या है, मनी का फ्लो ज़्यादा है, तो सीआरआर क्या करेगा आरबीआई, सीआरआर आरबीआई बढ़ा सकता है। ठीक है, वैसे सीआरआर वो घटा भी सकता है अगर मार्केट के अंदर मनी नहीं है। मार्केट का मतलब क्या, इन द सेंस कि कंट्री, हम पूरे अपने कंट्री की बात कर रहे हैं। तो अगर पूरे कंट्री में लोगों के हैंड में पैसा नहीं है तो हो सकता है कि जो आरबीआई क्या कर सकता है, सीआरआर को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, घटा सकता है। लेकिन अगर मार्केट के अंदर लोगों के हैंड में ज़्यादा पैसा है तो सीआरआर को वो बढ़ा भी सकता है। तो इसको बोलते हैं कंट्रोल दी लिक्विडिटी। ओके, और यहाँ पर स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो ये करता है एडजस्टमेंट अफेक्ट क्रेडिट अवेलेबिलिटी। अब मान के चलिए कि इसका मतलब ये है कि अगर बैंक ने क्या किया, अब यहाँ पर क्या है, आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने डिसाइड किया 18%, 18% डिसाइड किया है कि एसएलआर जो है 18% है। अब इस केस में क्या है कि 18% निकालने के बाद अब जो जितने बैंक हैं उनके पास जो पैसा बच जाता है, अब 100 में से मान के चलिए कि 18 हटा दिया हमने, तो जो पैसा बच जाता है यहाँ पर कितना बच गया, अब यहाँ पर यहाँ बच गया आपका 82 के आसपास, 82 बच गया ना यहाँ पर। हाँ, तो 82 रुपीज़ जो है, अब वो बैंक क्या कर सकता है, आगे फर्दर वो उधार दे सकता है, लैंड दे सकता है। और ये जैसे ही वो लैंड देगा इस पे, वो जब लैंड देता है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा अर्न करता है। इसी तरह से बैंक जो है रन करता है। अब मान के चले कि इस केस में क्या हो गया, आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने जो इसको 18% की जगह बोल दिया, अब भाई 15% है। अब डिसाइड कर दिया जो एसएलआर जो है वह 15% कर दिया। इस केस में क्या होगा, जो बैंक के पास होगा, अब कितना बैंक है, बैंक के पास होगा 85 रुपीज़। जो 85 रुपीज़ होगा अब बैंक के पास बचेगा, सो दे कैन लैंड टू कॉर्पोरेट और बिजनेस। तो यहाँ पर क्या, अब उनके पास मोर मनी होगा, ज़्यादा मनी होगा जो लैंड करने के लिए, तो वो इंटरेस्ट भी ज़्यादा कमाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, मार्केट के अंदर क्या है, मनी का फ्लो ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर मार्केट में क्या होगा, मनी का फ्लो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर 80% है तो मार्केट में मनी का फ्लो कम होगा। तो इस तरह से क्या करता है, जो आरबीआई क्या है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी को इफेक्ट डालता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेबिलिटी। अब जो किसके ऊपर क्या होता है, एप्लीकेबल होता है ये जितने भी आपके शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होते हैं। ओके, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी, ये हम बाद में पढ़ेंगे, सेकंड शेड्यूल के अंदर जितने भी बैंक आते हैं वो सबके सब पे इम्प्लीमेंट होता है। जो कि आपके एसबीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आपका एक्सिस बैंक, ये सारे क्या है, सेकंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंडर में आते हैं। और जो ये सीआरआर का कंसेप्ट जो है ये डिपेंड कर सकता है, जो रीजनल रूरल बैंक होता है और कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, हो सकता है इनके ऊपर जो है ये सेपरेट तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। अब यहाँ पर जो है 4 और 5% जो है वो जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक है सब पे सेम इम्प्लीमेंट हो सकता है। बट रीजनल रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पे डिफरेंट हो सकता है वहाँ पे 3% हो सकता है वहाँ पर 4% हो, कम और ज़्यादा हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये डिपेंड करता है आरबीआई के डिसीजन पर। और यहाँ भी सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होता है। सो आई होप सीआरआर और एसएलआर कंसेप्ट आपको डीपली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। सो ये क्या होता है, ये ऐसा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है जिसके अंदर क्या है, अगर मार्केट के अंदर जो है
पैसा पहुंचाना, पैसा मतलब कि फ्लो करना और आउट करना, ये इसके थ्रू भी किया जाता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे। तो इसको जो जिसकी जो रिकमेंडेशन दी थी, उन्होंने दी थी किसने? नरसिम्हन कमेटी ने, जो कि बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो 1998 के अंदर आया था। यहाँ पर बात की गई थी कि भैया इस तरह की चीज़ें लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को लेके आना चाहिए। सो आरबीआई ने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किया 2000 के अंदर। सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट। 1998 के अंदर जो रिफॉर्म्स आया था उसके अंदर नरसिम्हन कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था और इसको इम्प्लीमेंटेशन 2000 में हुआ था। ओके, किस लिए? टू मैनेज लिक्विडिटी, स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट एंड इकोनॉमी स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो टूल्स हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो व्हाट इज दिस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? सो इसको समझने से पहले आप ये समझिए कि ये दोनों टूल्स दैट इज रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब व्हाट इज द रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी? इसको ऐसे समझते हैं रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी को। मान के चलिए कि आपको क्या है कि अब आपके पास क्या है, मान के चलिए कि आपके पास कुछ प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कुछ प्रॉपर्टी के कागज हैं, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है आपके पास, और आपको क्या पैसे की नीड पड़ गई है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल। सो आपको पैसे की नीड पड़ी है, तो आपने क्या किया, प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं वो आप गए और आप अपने रिलेटिव को, हो सकता है ना आपके रिलेटिव हो सकते हैं या फ्रेंड, रिलेटिव या फ्रेंड, ठीक है, इनके पास गए और इनसे कहा कि दोस्त या फ्रेंड्स, मुझे जो है 1 लाख की ज़रूरत है। हम एक हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, 1 लाख की ज़रूरत है, क्या आप मुझे 1 लाख दे सकते हो? ये मेरे प्रॉपर्टी के कागज़ रख लो और मुझे इसके बदले में 1 लाख रुपए दे दो। मेरे प्रॉपर्टी के कागज़ रख लो, इसके बदले मुझे 1 लाख रुपए दे दो। मैं जो है आपके 1 लाख रुपए जो है वो 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद, मैं अपना जो प्रॉपर्टी जो आपको सबमिट कराया, डिपॉजिट कराया है, ठीक है, उसको मैं वापस ले लूँगा या फिर वापस रीपरचेज कर लूँगा उसको, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रीपरचेज। अब सेम केस यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करिए या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं हम, और वहाँ पर क्या है, हमारा पर्सनल पेपर हो सकता है, ठीक है। कंसेप्ट दोनों का सेम है। सो बोथ आर टूल्स ऑफ रीपरचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो नाउ रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंट देखते हैं। व्हाट इज दिस रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट? सो रेपो रेट it is interest rate. Actually what is this? It is interest rate at which RBI lends short term funds to banks. So please notice here that it is the short term funds to banks. बैंक को क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक को शॉर्ट टर्म में लोन देता है और कहता है कि आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखना पड़ेगा। जैसे कि हमने हमने देखा ना, वहाँ पर अपने प्रॉपर्टी को गिरवी रख लेते हैं, उसके बदले में कुछ पैसा देगा, फिर हम उसे रिटर्न कर देंगे 1 साल के बाद। ठीक वैसे यहाँ पर जो है ऑप्शन है कि यदि कोई बैंक को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, अब शॉर्ट टर्म हो सकता है कि आपके यहाँ पर शॉर्ट टर्म हो सकता है कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, ठीक है, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पर शॉर्ट टर्म की। तो अगर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएंगे और उसके बाद क्या है, आरबीआई उनको पैसा दे देगा। लेकिन यहाँ पर नोटिस करना है आपको, नोट एसएलआर क्वाटा गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब याद करिए कि मैंने स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो मैंने आपको टीच किया था, वहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में भी 18% रखा जा सकता था, ठीक है। वो वाला जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, उसको यहाँ पर जो है एज ए सिक्योर फॉर्म में डिपॉजिट नहीं कराया जाएगा, ठीक है। इसको आपको ध्यान देना है। एसएलआर का कोटा जो होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी वाला, उसको यहाँ पर डिपॉजिट नहीं कराया जाएगा, ओके। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है यहाँ पर, ये क्या, ये भी एक रेट है जिसपे क्या होता है, यहाँ पर आरबीआई बोरो करता है, यहाँ क्या है, आरबीआई उधार देता है, और यहाँ क्या है, यहाँ पर आरबीआई खुद उधार लेता है। किससे उधार लेगा? वो कमर्शियल बैंक हो सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, और उनको कहेगा कि ये लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं आपको देता हूँ, और बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशन है उनसे कहेगा कि आप मुझे पैसा उधार दीजिए। हो सकता है ना आरबीआई को नीड पड़े, उनको भी आरबीआई को नीड पड़ सकती है मनी की,
तो वो पैसा उधार ले सकते हैं। तो दोनों में ये रिवर्स है दोनों का। और इसका पर्पस क्या है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड मैनेज लिक्विडिटी इन इकोनॉमी। तो कंट्रोल क्या करता है? इन्फ्लेशन को। अगर महंगाई ज़्यादा हो जाए तो क्या करना चाहिए? मान के देखिए अगर महंगाई ज़्यादा हो रही है तो उस केस में क्या, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट आज की डेट में कितना है? 6.50% जो है रेपो रेट है 2024 के अंदर। तो रेपो रेट डिसाइड कौन करता है? ये रेपो रेट डिसाइड करता है आरबीआई। जब आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट डिसाइड किया, आरबीआई ने क्या किया, रेपो रेट डिसाइड किया। तो अब रेपो रेट डिसाइड किया कि 6.5% है। तो 6.5% के बेस पे जो डिसाइड किया है, मान के चलिए, तो यहाँ पर जो होगा, मतलब कि जो बैंक को कितने परसेंट पे लोन मिलेगा? 6.5% के बेस पे लोन मिलेगा। ये इंटरेस्ट रेट है 6.5। सो अब फर्दर जो बैंक जो है इसके आगे क्या करेगा? बैंक जो है आगे वो लोन प्रोवाइड कर सकता है। बैंक आगे लोन प्रोवाइड करेगा, कॉरपोरेट को, बिजनेस को, इन सबको लोन प्रोवाइड करेगा। जब इसको 6.5% मिल रहा है तो ये हो सकता है आगे 8% या 9%। ठीक है, 8%, 9%, 10%, 12%, ठीक है, इतना दे सकता है ये। तो अगर यहाँ पर ये कम कर दिया जाए, क्या कम कर दिया जाए? 6.5%। आपका रेपो रेट अगर कम कर दिया जाए, 5% कम 5% कर दिया जाए, तो अब क्या है, बैंक के पास क्या होगा? उसको कम पैसे पे इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट पे उसको पैसा मिल रहा है। तो ये फर्दर क्या करेगा? ये फर्दर हो सकता है यहाँ पर 7% पे ही कॉरपोरेट को लोन प्रोवाइड करने लगे। तो इस केस में क्या होगा? यहाँ पर जो आरबीआई क्या है, क्या है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली क्या करता है? वो कंट्रोल करता है किसको? इन्फ्लेशन को, महंगाई को। क्योंकि अगर हुआ क्या, यहाँ लोन, अगर लोन यहाँ पर ज़्यादा लोगों के पास चला गया, ये 7% है, तो यहाँ पर लोग क्या होंगे? पीपल, लोग क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। जब लोग बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? ज़्यादातर लोग आएंगे और वहाँ पर पैसा लेंगे, और उनके हैंड में पैसा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और मनी के फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा? उसके आगे फिर महंगाई बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन क्या होगा? वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। ठीक वैसे ही रिवर्स रेपो रेट में अगर एक्सेसिव लिक्विडेशन हो गया है, मार्केट में मनी ज़्यादा फ्लो हो गया है, तो क्या करेगा? रिवर्स रेपो रेट जो है उसके थ्रू क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। वो क्या करेगा? जो आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, आरबीआई के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, वो कहेगा भैया किसको देगा? ये बैंक को देगा, जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल बैंक उनको देगा, और कहेगा कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप अपने पास रखिए और मुझे मनी दीजिए, मैं आपसे पैसा लेना चाहता हूँ उधार में। और हमेशा याद रखिएगा, अगर जब भी आरबीआई पैसा उधार लेगा, वो हमेशा रेपो रेट से कम होगा। इस चीज़ का हमेशा आपको याद करना है। रेपो रेट से हमेशा, रेपो रेट हमेशा ज़्यादा होगा। देखिए यहाँ पर रेपो रेट 6.5% है, तो यहाँ पर रिवर्स जो रेपो रेट है यहाँ पर कितना होगा? 3.35%, 3.35%। तो ये हमेशा कम होगा, कभी भी ये रेपो रेट से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको, अगर रेपो रेट इंक्रीज करेंगे तो क्या इम्पैक्ट डलेगा। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, और ये भी डिस्कस कर लिया, यूज बाय आरबीआई टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। ये किसके द्वारा यूज किया था? आरबीआई के द्वारा। मार्केट के अंदर मनी को ज़्यादा फ्लो करना, कितना मेंटेन करना, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के थ्रू किया जा सकता है। ओके, आप देखते हैं बैंक रेट। सो व्हाट इज द बैंक रेट? बैंक रेट क्या है? इट इज द लॉन्ग टर्म फंडिंग। Okay, it is long term. Please notice this keyword. It is long term funding and collateral free lending rate to commercial banks. It is actually, it is collateral free. What is the meaning of collateral free? collateral का मतलब होता है कोई भी चीज़ गिरवी रखना, प्लेजिंग करना। ठीक है, प्लेस करना या गिरवी रखना, कोई भी चीज़ गिरवी रखना। तो यहाँ पर क्या है? कोलेट्रल फ्री लैंडिंग होती है। यहाँ पर कोई भी चीज़ क्या होता है? गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक है, बट अनलाइक द शॉर्ट टर्म, जो शॉर्ट टर्म कौन सा लोन था आपका? रेपो रेट। तो याद रखना, रेपो रेट दैट इज द शॉर्ट टर्म फंडिंग। ठीक है, और ये क्या होता है? कोलेट्रल बेस पे आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, लोन मिलेगा। और रेपो रेट आपको अभी मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसमें क्या है? कोलेट्रल को आपको रखना पड़ता है, गिरवी रखना पड़ता है, मतलब कि बैंक को,
बैंक क्या, बैंक को जब भी पैसा चाहिए होगा तो वो कुछ ना कुछ गिरवी रखेगा, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगा, और तभी आरबीआई से पैसा ले सकते हैं। बट यहाँ पर बैंक रेट के अंदर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है, यहाँ पर कोई भी चीज़ गिरवी रखना नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर बैंक को पैसा चाहिए तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, कोलेट्रल कोई भी चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। ओके, तो मेन डिफरेंट आपको ये पता होना चाहिए। और इसका पर्पस क्या है, ठीक है, हम डिस्कस कर चुके हैं। लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, लैंडिंग रेट्स को कंट्रोल करना, ये सब चीज़ इसका पर्पस है। अब मान के चलिए कि बैंक रेट, अगर हाई होगा तो लैंडिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया, अगर बैंक रेट कोई भी रेट है, अगर आरबीआई ने क्या किया, इस कंसेप्ट को समझिए, अगर आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट को लेकर जाते हैं, अगर आरबीआई ने इंटरेस्ट इंक्रीज कर दिया तो फिर इस केस में क्या होगा, मार्केट के अंदर क्या होगा, मतलब बैंक के पास क्या होगा, बैंक को क्या होगा, बैंक को भी अपना इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जब बैंक अपना इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर जो पीपल होंगे, मासेस होंगे, लोग होंगे, जो लोन लेने वाले होंगे, वो क्या होंगे, वो कम होंगे, और लोन भी क्या होगा, लोन भी कम लेंगे लोग। तो इस केस में क्या होगा, अब क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो मार्केट के अंदर क्या है, लोग पैसा कम लेंगे। तो इस तरह से क्या है, कंट्रोल होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, ठीक है, लिक्विडेशन कंट्रोल होगा। अगर सेम इसका अपोजिट कर दें, अगर यहाँ पर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या करे, आरबीआई क्या है, डाउन कर दें। अगर आरबीआई ने क्या किया, इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया, तब क्या होगा, बैंक के अंदर क्या है, बैंक अपना इंटरेस्ट क्या करेगा, बैंक भी अपना इंटरेस्ट डाउन करेगा। फिर यहाँ पर मासेस जो होंगे, लोग होंगे, वो क्या होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, भाई मुझे लोन चाहिए, और फिर लोन बढ़ जाएगा। जब लोन बढ़ेगा तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा, मनी लोगों के हैंड में ज़्यादा हो जाएगा। जब लोगों के हैंड में मनी ज़्यादा हो जाएगा तो हो सकता है कि इन्फ्लेशन क्या होगा, बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये सारे इंटरकनेक्ट हैं इससे, ये कंसेप्ट बेस पे है सारा। अगर आपने एक बार ये कंसेप्ट समझ गए तो आप फिर भूलेंगे नहीं। आप सिंपल सा समझिए, अगर आरबीआई क्या करता है, अगर आरबीआई मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा करता है, क्यों ज़्यादा करता है, अगर मार्केट में मनी नहीं है तो मनी का फ्लो ज़्यादा करेगा। ठीक है, और यदि मार्केट के अंदर महंगाई ज़्यादा हो गई है तो क्या करेगा, मनी को अपने पास लेके आएगा। ठीक है, तो ये आरबीआई का काम है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल कि ये कंसेप्ट क्या चीज़ है ये। ठीक है, अब बैंक रेट है, तो बैंक रेट का आज की डेट में जो है इसका यूज़ थोड़ा कम हो गया है, जो कि इसको पैनल रेट के साथ जोड़ दिया जाता है, और पेनल्टी लगाई जाती है जब भी कोई बैंक सीआरआर और एसएलआर को नहीं रखता है। अगर इसमें कोई लापरवाही करता है कि सीआरआर और एसएलआर रखने में बैंक, तो जो पेनल्टी लगती है बैंक रेट जो होगा वो, और साथ में कुछ उसका परसेंटेज जोड़कर उस पर पेनल्टी लगाई जाती है बैंक के ऊपर। ठीक है, ऐसा कौन करता है, ऐसा आरबीआई करता है। तो इसका मेनली जो यूज हो रहा है आज की डेट में, पैनल लिंक के साथ यूज हो रहा है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अभी ये क्या हुआ, इसको 2011 में लेके आया गया, इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर जो किसकी रिकमेंडेशन थी, नरसिम्हन कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को लेके आया है। क्यों लेके आया जाए, अब इसका मेन पर्पस क्या था, कि हो सकता है ओवरनाइट के लिए भी क्या हो, बैंक को नीड हो फंड की। हो सकता है ना, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि एक दिन के लिए पैसा चाहिए, कल हमारे सैलरी आ जाएगी और हम परसों आपको पैसा लौटा देंगे, लेकिन आज आपको नीड है उस पैसे की, तो एक दिन के लिए आप पैसा कभी उधार लेते हैं ना। सेम केस ऐसा बैंक के साथ भी हो सकता है। बैंक को हो सकता है कि उस समय नीड पड़े ओवरनाइट वन डे के लिए, तो पैसा ले सकता है किससे, आरबीआई से। ओके, आरबीआई से पैसा वो ले सकता है, तो ओवरनाइट लोन्स के लिए ये फैसिलिटी निकाली गई। अब यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया है कि जो बोरोइंग कर सकते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है वो 1% ऑफ एनडीटीएल। अब एनडीटीएल मैंने आपको बताया था, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़। जो नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज़ होगा, इसका सिर्फ वो 1% ही वो लोन पे पैसा ले सकते हैं आरबीआई से, ओनली 1%। सो ओनली 1% दे कैन टेक मनी फ्रॉम द आरबीआई। ओके, सो आपको ये नोटिस करना है, विद
SLR सिक्योरिटीज़, मतलब कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर SLR की सिक्योरिटी जो है आप गिरवी रख सकते हो। अब याद करिए SLR की सिक्योरिटी कहाँ पे नहीं रख सकते थे हम, मैंने आपको बताया ना कि ये सिक्योरिटी कब नहीं रख सकते, जब आप रेपो रेट के बेस पे अगर बैंक जो है लोन लेने जाता है, अगर रेपो रेट के बेस पे बैंक जो है, बैंक क्या करता है, लोन लेने जाएगा किसके पास, आरबीआई के पास, तो वो क्या है, वो जो कोलेट्रल होगा, जो उसका कोलेट्रल होगा, वो अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर वाला कोटा, जो एसएलआर में कोटा रखते हैं ना 18%, इसको यूज़ नहीं कर सकता है किसमें, रेपो रेट के अंदर, बट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंदर ये एसएलआर कोटा जो है यूज कर सकता है यहाँ पर। ये इसका मेन वर्क हो गया इसका, ठीक है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल दिस कंसेप्ट। नाउ एमएसएफ जो होता है हमेशा मोर देन रेपो रेट। अब कभी भी आपको एक दिन के लिए पैसा चाहिए होगा तो हो सकता है ना कि जो जनरली जो इंटरेस्ट रेट लिया जाता है आपसे वो थोड़ा ज़्यादा लिया जाए, तो इसीलिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इट विल ऑलवेज मोर देन रेपो रेट, ये हमेशा रेपो रेट से ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन मल्टीपल ऑफ 1 करोड़, मिनिमम 1 करोड़ रुपीज़। सो जो अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंडर से के अंडर अगर बैंक को पैसा चाहिए तो बैंक मिनिमम जो है 1 करोड़ रुपये लेगा, उसके ऊपर से वो ले सकता है 1 करोड़ का मल्टीपल, लेकिन कितना, 1% ऑफ एनडीटीएल। ओके, सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल कि एनडीटीएल मैंने आपको पहले ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं मार्केट ऑपरेशंस। ये मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये अगर इन्फ्लेशन है, मान के चलिए इन्फ्लेशन है, तो गवर्नमेंट क्या करेंगे इसमें, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल आउट कर देंगे। यदि डिफ्लेशन है तो क्या करेंगे, हम बाय कर देंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर देंगे, ठीक है। अब मार्केट ऑपरेशंस आखिर ये होता क्या है, तो एक्चुअली इट इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज open market operations and second is market stabilization scheme. So open market operation, what is this, actually it is like suppose माने कि RBI wants sell the government securities or buy the government securities, so under this open market operation RBI can do that. So यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल करना और बायस करना क्या होगा, वो आरबीआई का काम होगा अंडर दी ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो यूनियन के और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है उनको सेल और बाय कर सकता है। ओके, अब देखिए मान के चले कि अभी हम ऑलरेडी ये कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बार बार ये डिस्कस करने के लिए आ रहा है। अब एक बार आप समझ गए तो ये सारे कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाएंगे। आरबीआई बाइंग, अब मनी सप्लाई इंक्रीज, लिक्विडेशन इज इंजेक्टेड इनटू द मार्केट। अब आरबीआई ने क्या कर दिया, अब आरबीआई बाइंग मतलब कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बाय कर रहा है। अब क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई बाय कर रहा है, तो इस केस में क्या होगा कि जो आरबीआई के पास से जो मनी है वो मार्केट में जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, मार्केट के अंदर लिक्विडेशन बढ़ेगी, मनी का फ्लो ज़्यादा होगा। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे सेम लाइन। ठीक वैसे ही अगर आरबीआई सेल कर रहा है, अब किसी ने आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल आउट किया, तो अब क्या मार्केट से वो पैसा चाहता है कि अपने पास लेके आना, तो इस केस में क्या होगा, डिक्रीज करना, किसको, मनी सप्लाई को डिक्रीज करना और लिक्विडेशन को। ओके, तो ये डिस्कस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। और दिस इज द पार्ट ऑफ बोरोइंग, हम इसको बोलेंगे ये क्या है, एक बोरोइंग पार्ट है। जब भी कोई गवर्नमेंट जो है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल आउट या बाय करता है, तो हम अगर सेल आउट करते हैं, बाय करता है, ऐसा कुछ होता है, तो इट इज़ पार्ट ऑफ बोरोइंग। अगर वो क्या कर रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो पैसा क्या है जो मार्केट से लेके आएंगे, तो इसको हम बोलेंगे ये बोरोइंग का पार्ट है, उधार लेने वाला पार्ट है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। इसमें क्या होता है, इसमें भी क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, ठीक है। फिर किस लिए करता है, टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडेशन।
अब टू ऑब्जर्व एक्सेस लिक्विडेशन, तो ये सारे क्या हैं, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रेजरी बिल्स, इन सबको क्या है आरबीआई सेल आउट करेगा, तो क्या करेगा उसका आरबीआई का पैसा आएगा। ठीक है। और इस केस में क्या है, यहाँ पर मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंडर में गवर्नमेंट क्या करती है, पे करती है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करती है। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ बोरोइंग, ये बोरोइंग का पार्ट नहीं होता है, बट इट इज़ पार्ट ऑफ बोरोइंग। ओके, सो इट इज़ मेन डिफरेंट ऑफ बिटवीन ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। सो क्वालिटेटिव टूल्स को देखते हैं। अब इसको जस्ट 1 सेकेंड वेट। Qualitative tools, it is called selective tools and direct tools that will be affect on the particular sector. सो यहाँ पर कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं जो कि आप देख सकते हैं, मॉरल सॉल्यूशंस, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, डायरेक्ट एक्शन, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सीलिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो ऑल थिंग्स वी विल कवर इन डिटेल्स। सो यहाँ पर मॉरल एक्शन की मतलब कि इसको बोलते हैं, अगर आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने रेपो रेट अपना कम किया, आरबीआई ने रेपो रेट क्या किया, कम किया, और कहा कि बैंक से कि आप जो है मार्केट के अंदर जो है इंटरेस्ट जो है वो कम रेट पर आप प्रोवाइड करें, किसको, कस्टमर को। बट ऐसा अगर नहीं करता है, बैंक ऐसा नहीं करता है, और बैंक चाहता है कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट हो, और रेपो रेट कम होने के बाद भी बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हाई रखता है, तो पहले क्या करेगा, आरबीआई समझाएगा उसको, क्या करेगा, समझाएगा कि भाई ऐसा मत करो। ठीक है, इसको बोलते हैं मॉरल सॉल्यूशंस। मीटिंग रख कर समझाएगा, चाहे वो कोई कॉन्फ्रेंस रख के समझा सकता है कि आप ऐसा कीजिए। ठीक है, यहाँ पे कोई वो नहीं कंपलसरी करने रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट यहाँ पे वो कर नहीं रहा है। ठीक है, इसके अंदर ऐसा होता है। ठीक वैसे ही डायरेक्ट एक्शन में क्या होगा, यहाँ पर अपोजिट होगा। अब क्या करेगा, तब भी वो बात नहीं मानेगा, बैंक्स क्या करेगा, फिर भी वो अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रखेगा, इवन कि जो रेपो रेट है बैंक ने कम कर दिया, आरबीआई ने कम कर दिया है। इस केस में क्या होगा, अब आरबीआई को गुस्सा आएगा और वो क्या करेगा, वो डायरेक्ट एक्शन लेगा। इस केस में क्या होगा, आरबीआई वो उनका क्या कर सकता है, वो लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। इसको डायरेक्ट एक्शन बोलेंगे। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, कि कुछ मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि अगर आप गोल्ड पे कभी लोन लेने जाओगे, तो जितना आपका गोल्ड है उसकी कॉस्ट, जितनी भी गोल्ड की कॉस्ट होगी, तो आपका पूरी के पूरा उतना ही पैसा नहीं मिलेगा, उसको उसमें से कुछ डिडक्ट कर लिया जाता है, फिर आपको पैसा दिया जाता है, उसको मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, जिसमें अगर अगर आपने देखा होगा कुछ चीज़ ईएमआई पे फाइनेंस करते हैं, ईएमआई पे कुछ फाइनेंस करते हैं, तो आपको कुछ डाउन पेमेंट करनी होती है ना, तो डिसाइड करता है आरबीआई कितनी डाउन पेमेंट होनी चाहिए। डायरेक्शन आपको बताया मैंने। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सीलिंग, आरबीआई डिसाइड करेगा कि भैया पर्टिकुलर सेक्टर में, एजुकेशन के अंदर क्या है, आपको एजुकेशन के अंदर 4% जो है इतना लोन प्रोवाइड करना है तो करना है, ये आरबीआई डिसाइड का। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक, इसका जो है अपर लेवल का है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जिसमें बैंक्स को और एनबीएफसी बैंक को, दोनों को ही इनको ये फॉलो करना पड़ता है, जो कि आज की डेट में 40% है। मतलब कि 100 रुपये में से 40% का जो पैसा होगा, 100 रुपये आया ना, मान के जो हमने एग्जाम्पल लिया था कि 100 रुपये आए थे किसके पास, बैंक के पास, बैंक के पास 100 रुपीज़ आए थे, इसका जो 40% जो होगा वो क्या होगा, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को पैसा देना पड़ेगा। अब ये देखेंगे कौन कौन से प्रायोरिटी सेक्टर हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारे सेक्टर हम डिस्कस करेंगे। सो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला मॉरल सजेशंस, अभी हमने बताया, मैंने डिस्कस किया कि परसुएशन विदाउट पेनल्टी, इसमें कोई पेनल्टी नहीं होती है, इसमें कॉन्फ्रेंस किया जाता है, इनफॉर्मल मीटिंग होती है, लेटर्स भेजा जाता है, सेमिनार किया जाता है, और डिस्कशन किया जाता है कि अगर हमने रेपो रेट कम किया है तो आप भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर दीजिए, ताकि लोग ज़्यादा ज़्यादा पैसा ले सकें। ठीक है, एग्जाम्पल देख लिए, अर्ज बैंक्स टू, किस लिए, ट्रांसमिट रेपो रेट कट्स। अब क्या है, रेपो रेट कट किया है तो बैंक, आरबीआई क्या करेगा, बैंक से रिक्वेस्ट करेगा कि आप भी जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कीजिए। एक्सपेंड रूरल ब्रांचेस, ठीक है, अपना ज़्यादा जो ब्रांच जो है ओपन कीजिए, कहाँ पर, रूरल एरिया में, ताकि
फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा वो कनेक्ट हो सके किससे, बैंक से, और उनका जो पैसा है बैंक के अंदर सर्कुलेट हो सके, और जिससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी हो सके। प्रमोट फाइनेंशियल लिटरेसी, एक्सटेंड पी एस एल लोन टू फार्मर्स, प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, इसको भी किसको, फार्मर को एक्सटेंड करने के लिए, मतलब फार्मर को देने के लिए। ठीक है। रिक्वेस्ट गवर्नमेंट, क्या करता है गवर्नमेंट से, रिक्वेस्ट करता है कंट्रोल फिजिकल डेफिसिटी एंड सब्सिडी लीकेज। ये क्या है, आरबीआई गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिटी हो रहा है और जो सब्सिडी दे रहे हैं वो सही से नहीं पहुंच पा रहा लोगों के पास, तो इसको कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए। ये क्या है, सिर्फ एक मॉरल सोसाइटी, नैतिकता वाली बात हो रही है यहाँ पर। अब पता ही है आपको, नैतिकता वाली बात में कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं। आप सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू अभी हमने डिस्कस किया था, रेगुलेट लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर लोन्स। अब गोल्ड हो सकता है, होम, ऑटो, बिजनेस। आप गोल्ड लेके गए, आप क्या गोल्ड लेके गए किसके पास, ज्वेलरी के पास, और ज्वेलरी ने कहा कि आपकी जो गोल्ड की कॉस्ट है वो 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है। बट आपको वो 10% वो डिडक्ट कर लेगा। उन्होंने कहा कि हम 10% आपको डिडक्ट करके हम आपको कितना देंगे, हम आपको 4.5 लाख ही दे सकते हैं, इतना ही देंगे। ये डिसाइड कौन करता है, ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो इसको बोलते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या लोन टू वैल्यू। देखिए यहाँ पर, लिमिट्स लैंडिंग टू सेट परसेंटेज ऑफ कोलेट्रल, जो भी आप जमा करोगे उसका परसेंटेज निकालते हैं, उसमें से परसेंटेज को सेट कर देते हैं, उतना निकाल देते हैं, फिर उसके बाद जो बच जाता है उसकी कॉस्ट, उसके बेस पे उसको लोन दे दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है, एडजस्ट टू मैनेज डिमांड, डिमांड को मैनेज करने के लिए। मतलब कि अगर मान के चलिए कि यहाँ पर जो 10% है, अगर इसको कर दिया जाए 2%, इस केस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा लोग आ जाएंगे ना, बहुत ज़्यादा। अब ये 4.5 लाख की जगह जो है, यहाँ पर जो लोन मिलेगा कितना होगा, वो 4,90,000 के आसपास, 4,90,000। तो बहुत ज़्यादा लोग आएंगे कि लोन मतलब आप गोल्ड को गिरवी रखिए और इतना पैसा ले जाइए। इसको बचने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए, डिमांड को मैनेज करने के लिए इसको क्या होता है, इसको इंक्रीज या डिक्रीज़ किया जाता है। कभी 10% कर देंगे, कभी 12%, कभी 15%, कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये काम किसका है, आरबीआई का। ठीक है। तो मैनेज, डिमांड को मैनेज करने के लिए हम एग्जांपल देख चुके हैं कि पर्सन गया लोन लेने के लिए, किसके बेस पे, गोल्ड के बेस पे। ठीक है। तो यहाँ पे देख लिया हमने। अब नेक्स्ट हमारा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम ईएमआई बोलते हैं। ईएमआई के बेस पे भी हमें क्या है, कोई सामान ले सकते हैं। तो ईएमआई में क्या होता है, तो उसमें एडजस्ट करना पड़ता है टर्म्स, ड्यूरेशन। ठीक है। डाउन पेमेंट कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो डाउन पेमेंट है, अब आप कार लेने गए, आपने एक कार परचेज कर रहे हैं आप, और कार के ऊपर जो डाउन पेमेंट है वो 1 लाख है। अब देखिए, ये जितने भी टूल्स हैं ये पर्टिकुलर सेक्टर को इफेक्ट डालते हैं। अब कार की जो है डाउन पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए, तो यहाँ पर जो कस्टमर है, यहाँ पर 10 कस्टमर है, और 10 में से वो परचेज, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है, 10 कस्टमर उनका इतना पैसा नहीं है, तो इसमें से मान के चले कि सिर्फ 5 लोगों ने ही, 5 पर्सन ने क्या किया, कार ले लिया। 5%, 5 लोगों ने ही कार लिया। तो इस केस में 1 लाख ज़्यादा रकम होती है मतलब डाउन पेमेंट के लिए। आप मान के लिए ये डाउन पेमेंट जो है 1 लाख की जगह कर दिया 10,000। अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 लाख की जगह कर दिया यहाँ पर 10,000। वैसे हाइपोथेटिकल है, ऐसा होता नहीं है। इस केस में क्या होगा, 10 की जगह जितना और भी इनको नहीं भी चाहिए होगा ना, वो भी हो सकता है, वो भी आ जाए, और 10 के 10 लोग आ जाएंगे। और यहाँ पर जो कार होगा वो कितने लोग लेंगे, यहाँ पर 10 के 10 लोग हो सकते हैं, और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, सारे के सारे कार लेने आ जाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, कार की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कार की कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है। और किसी पर्टिकुलर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाएगी तो महंगाई बढ़ जाएगी उस पर्टिकुलर, मतलब कि उस पर्टिकुलर थिंग्स की। तो इसको भी कंट्रोल जो आरबीआई करता है, ताकि किसी भी वस्तु का इतना ज़्यादा रेट ना हो जाए कि लोग परचेज ही ना कर सकें। ओके। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल ईएमआई।
तो यहाँ पर लिमिट एक्सेसिव बोरोइंग, स्टेबलाइज इकोनॉमी बाय मैनेजिंग डिमांड। तो जिस तरह से मैनेज डिमांड करते हैं इसको कम या ज़्यादा किया जाता है, ड्यूरेशन को, डाउन पेमेंट को, इंटरेस्ट को। ठीक है। डायरेक्ट एक्शन जो कि हमने दिखाया अभी, आरबीआई ने प्यार से समझाया कि मैंने आपको बोला कि मैंने रेपो रेट कम कर दिया है तो आप इंटरेस्ट रेट कम कर दीजिए, बट बैंक ऐसी बात नहीं मान रहा है। तो इस केस में क्या होगा, आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेगा और हो सकता है कि वो बैंक का क्या करे, लाइसेंस कैंसिल कर सके, बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है वो, इतनी पावर है इसके पास। और ये सारी पावर जो है इन जो आप एक्ट देख रहे हो, आरबीआई एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, और ये फीमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो इनके अंडर में बैंक क्या है, बैंक के आरबीआई के पास जो है पावर है डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो है बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कमीशन फाइनेंशियल कंपनी जो है दोनों पे इम्प्लीमेंट होता है, ये याद रखना। बैंक के बारे में तो आप तो सभी लोग जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो होती हैं जो जो लोग, जैसे आपने सुना होगा श्री राम फाइनेंस, श्री राम का नाम सुना है, श्री राम फाइनेंस का नाम सुना होगा आपने, मुथूट फाइनेंस, मुथूट का नाम सुना होगा। तो ये सारे क्या है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है। तो ये लोग भी लोन प्रोवाइड करते हैं, बट इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी हाई होता है, इनके ऊपर भी क्या है इम्प्लीमेंट होता है सीआर और एसएलआर का कंसेप्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर रेशनिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सीलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि मैक्सिमम जो लिमिट होती है लोन के ऊपर, मतलब कि मैक्सिमम लिमिट ऑन लोन्स बाय आरबीआई फॉर कमर्शियल बैंक्स। अब क्या करेगा, का जो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक के ऊपर एक लिमिट कर सकता है। सो यू कैन प्रोवाइड द लोन विद दिस लिमिटेशन। आप कोई भी लिमिटेशन सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको, जैसे हाउसिंग में अंदर हो गया, एजुकेशन में हो गया, बिजनेस के अंदर हो गया, आप ये पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर इतना ही लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है ना कि अगर इस तरह की सीलिंग डिसाइड ना किया जाए आरबीआई के द्वारा, सो व्हाट विल बी हैपन, सो यहाँ पे सिचुएशन क्रिटिकल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि बैंक क्या कर सकता है, बैंक कैन प्रोवाइड मोर एंड मोर लोन टू द हाउसिंग बिकॉज दे कैन गेट मोर एंड मोर इंटरेस्ट फ्रॉम द हाउसिंग सेक्टर। सो वो हाउसिंग सेक्टर से ज़्यादा अर्निंग करेंगे, सो दे विल प्रोवाइड मोर एंड मोर मनी इन हाउसिंग सेक्टर, ये हो सकता है। एंड दे विल नॉट प्रोवाइड इन द एजुकेशन सेक्टर, वो एजुकेशन सेक्टर में प्रोवाइड नहीं करेंगे बिकॉज दे विल अर्न लेस इंटरेस्ट। ओके। जहाँ उनको लगेगा कि इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, सो दे विल प्रोवाइड मोर एंड मोर मनी। अगर ये रेसलिंग ऑफ क्रेडिट और क्रेडिट सीलिंग कोड अगर नहीं डिफाइन किया जाता है, ठीक है, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इसलिए आरबीआई जो है इसको भी डिसाइड करता है। तो आरबीआई सेट करता है लिमिट कि भैया आप क्या है, मान के चलिए कि 100 करोड़ रुपये जो है एजुकेशन सेक्टर में डालोगे, ठीक है, इतनी लिमिटेशन है, और बैंक कितना 100 करोड़ जो है एजुकेशन सेक्टर में उसको देना ही देना है। अदर सेक्टर को डिसाइड कर सकता है, जैसे हाउसिंग सेक्टर को, ठीक है, बिजनेस सेक्टर को, सबको डिसाइड कर सकता है, इतना लिमिटेशन है, उनको लोन आपको इतना दे सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो। नेक्स्ट हमारा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, व्हाट इज दिस। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इन 1972 के अंदर क्या हुआ कि नेशनल क्रेडिट काउंसिल्स का जो है एडवोकेसी फॉर इंक्रीज फोकस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर। तो यहाँ पर जो पहली बार जो बात की गई कि 72 के अंदर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कोई कंसेप्ट लेके आना चाहिए। तो ये आखिर होता क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को हमें प्रायोरिटी देना, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर हो सकता है, ठीक है, हेल्थ केयर सेक्टर हो सकता है, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि जो लोन का जो प्रोसीजर है, जो लोन जो बैंक देती है, वो क्या करती है ना, बैंक बैंक क्या करती है कि अभी मैंने आपको डिस्कस किया, अभी मैंने आपको बताया भी कि बैंक को जहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है वहाँ वो पैसा ज़्यादा क्या करती है, लोन पे देती है। एजुकेशन में कम मिलता है, हेल्थ पे कम मिलता है, एग्रीकल्चर में कम मिलता है, और ये थोड़ा सा मतलब लो परफॉर्मिंग असेस्ट भी है, तो यहाँ ये लोग ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते नहीं है या लोन पे ज़्यादा पैसा देते नहीं है। तो इसलिए क्या है, यहाँ पर जो आरबीआई के पास एक टूल आ गया कि अभी क्या है, जितने भी बैंक्स हैं उनको सबको फॉलो करना पड़ेगा प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग।
जो कि आज की डेट में 40% है। हर बैंक को किसी भी कीमत पे 40% जो भी उनका पैसा डिपॉजिट आया है उसका 40% जो है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग के अंदर वो पैसा लोन पे देंगे या उधार देंगे। ठीक है, या 1974 के अंदर इसको डिसाइड किएगा 33.33%। ठीक है, फिर इसको आगे फर्दर जो है यहाँ पे डिस्कस किया गया। यहाँ पर डॉक्टर के एस कृष्णा स्वामी कमेटी यहाँ पर ये डिस्कस किया गया, जिसको इंक्रीज किया गया 40% तक लेके आया गया। ठीक है, और लेटेस्ट रिवीजन जो है वो है 2012 के अंदर एम वी नेर कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया कि ठीक है भैया, किसके लिए, फॉर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग टारगेट, जो प्राइवेट सेक्टर जो है उनके लिए एक लैंडिंग टारगेट फिक्स कर दिया है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास क्या है, वहाँ पर उनका खुद का फंड होता है, उनको बहुत ज़्यादा क्राइसिस झेलना पड़ता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है प्राइवेटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो 32% का रखा है। बट इसके कुछ क्राइटेरिया है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर में। ओके, अभी आप सेक्टर वाइज एलोकेशन, अब कुछ अब देखो, यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया। तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर के अंदर कितना देने गया, 18%। अब क्या है, आपको 18% एग्रीकल्चर में देना ही पड़ेगा इतना लोन। ठीक वैसे ही वीकर सेक्शन को 10% हो गया आपका। ठीक है, वीकर सेक्शन का मतलब कि SC ST, ठीक है, ये कैटेगरी के लोग, उनको आपको 10%, जो भी आपका डिपॉजिट आएगा उनका 10% जो है लोन वो वीकर सेक्शन को देना पड़ेगा आपको। अदर प्रायोरिटी सेक्टर जो बच गए, जैसे 12% जो बच गया है, मान के चलिए कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज हो गया, एजुकेशन, हाउसिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, ये अदर जो सेक्टर बच जाते हैं उनमें 12% जो है ये एक लिमिट फिक्स कर दिया गया है। तो ये सेक्टर वाइज है, थोड़ा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ टारगेट अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, सो यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे डिसाइड किया गया है। अब जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के जो सेकंड शेड्यूल में आते हैं उसको ये इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो डोमेस्टिक शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड फॉरेन बैंक्स 12+ ब्रांचेस, इट्स मीन दैट कि जितने भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक हैं और फॉरेन बैंक है जो हमारे इंडिया के अंदर है, यदि उनके ब्रांच 20 से ऊपर है, 20 से प्लस है, तो उनके ऊपर क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है ये इम्प्लीमेंट होता है। कितना, 40%। कितना इम्प्लीमेंट होता है, 40% इम्प्लीमेंट होता है। ओके, और ये सारे किसको कवर करते हैं, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, फूड प्रोसेसिंग, सो ऑन, ये इन सबको कवर करते हैं। अब फॉरेन बैंक, अब फॉरेन मान के चलिए कि फॉरेन बैंक है जिनके पास क्या है, फीवर देन 20 ब्रांचेस। अब कुछ नए ऐसे बैंक हैं जो फॉरेन के बैंक हैं, वो क्या है, कुछ कम है, 20 से कम ब्रांच है हमारे इंडिया के अंदर, तो उनके पर क्या होगा, 40% जो है PSL लागू नहीं होता है, उनके ऊपर कम होता है। उनके ऊपर कितना होगा, उनका कुछ क्राइटेरिया है, 32% जो हो गया उनका एक्सपोर्ट में। ठीक है, 32% जो है उनको एक्सपोर्ट सेक्टर के अंदर उनको इतना लोन प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो 8% है वो अदर प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर उनको देना पड़ेगा। अदर प्रायोरिटी सेक्टर हो सकता, जैसे कि वही आप, जैसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इन सब में, एग्रीकल्चर में, इन सब में दे सकते हैं वो। ठीक है, उनको देना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ये तरह जो आप देख रहे हो ना, ये 40%, 32% और 8%, ये कंपलसरी है, मैंडेटरी है ये। आप देखते हैं फिर नेक्स्ट आगे, रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर इसमें क्या होता है, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम। रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। अब इनमें क्या होता है, जो लैंडिंग रिक्वायरमेंट होती है 75%। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ऑलरेडी इनके ऊपर डिसाइड कर दिया है कि जो रीजनल रूरल बैंक होता है उनको 75% जो उनका पैसा, जो भी उनका पैसा आएगा, वो 75% जो पैसा होगा वो किसको देंगे, रूरल एरिया के अंदर, किनको, वही एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। ठीक है, वो वीकर सेक्शन के अंदर, इन सबको देंगे, वो रूरल डेवलपमेंट में खर्च करेंगे वो लोग। ठीक है, स्मॉल एंटरप्राइज, रूरल डेवलपमेंट, इन सब में खर्च करेंगे, उनके पास ऑलरेडी डिसाइड है। तो उनके पास 40% नहीं है, यहाँ पर उनके पास 75% है। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, अब यहाँ पे देखना, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में यहाँ पर क्या है, 40 to 75% बाय 2025 से 26 तक कर दिया है। अब इन पर डिपेंड कर सकता है कि यहाँ पर 40% से 75% के बीच में जो RBI डिसाइड कर सकता है कि आपको इतना जो है प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ेगा। ये अर्बन के अंदर होता है। अर्बन
आपके अंदर कोई प्लानिंग हो गया कोई बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए, इन सब की बात होता है। ठीक है, अब देखिए नॉन कंप्लायंस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कि मान के चले कि ये जो रूल है फॉलो किया ही नहीं। अब प्राइवेटी सेक्टर, अब आप जानते हैं इंडिया के अंदर रूल कितने ही बना दो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, ठीक से फॉलो करते नहीं है। अब पीएसएल डिसाइड कर दिया कि भैया 40% के आसपास जो है इतना देना ही है। अब मान के चलिए कि ये रूल फॉलो किया ही नहीं, जो ये रूल फॉलो किया नहीं, इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आरबीआई ने क्या किया, उसका दूसरा उपाय निकाल दिया। कहा कि अगर तुमने अगर ऐसा किया कि 40% पैसा नहीं दिया तो आपका जो पैसा होगा डिपॉजिट फंड इनटू रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड या सिडबी के साथ, मतलब कि ये आरआईडीएफ या सिडबी के साथ आपको पैसा अपना जो है, जो 40% वाला पैसा बच गया वो जमा उसमें करना पड़ेगा। मान के चले कि उन्होंने फॉलो नहीं किया, और जब पैसा जो है इनको इसमें जमा करना पड़ेगा, किसके अंदर? आरडीएफ और सिडबी बैंक के अंदर। अब इनमें जमा करने का मतलब क्या हो गया? जैसे इसमें जमा करेंगे वो, तो जो इनका टेनर होता है, जो इनका टेनर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा टेनर होता है, 10 साल 15 साल 20 साल तक होता है। इतने तक, इतने ईयर तक जो है बैंक का पैसा क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाएगा यहाँ पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ये लोग कम देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी काफ़ी कम होता है। और इतने टाइम के लिए 10 से 15 साल के लिए पैसा इनका फंस जाएगा वहाँ पर, और इनको बैंक को ज़्यादा प्रॉफिट होगा भी नहीं। ये एक तरह की पेनल्टी है, एक तरह की इनकी। ठीक है, तो इसको हम और फर्दर में डिटेल में पढ़ेंगे जब भी हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड पढ़ेंगे, सीडी पढ़ेंगे तो अब नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सो अब यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसकी नीड पड़ी, क्योंकि अब कोई भी डिसीजन जो है वो, मॉनेटरी पॉलिसी का डिसीजन जो है वो एक्चुअली क्या है, सिंगल हैंड के पर्सन में नहीं होना चाहिए। इससे पहले क्या होता था कि सिंगल हैंड के पर्सन में जो है, जो आरबीआई गवर्नर है उनके पास ज़्यादा पावर हुआ करती थी डिसीजन लेने के लिए, कि कितना ज़्यादा आपका रेपो रेट होना चाहिए, रिवर्स रेपो रेट कितना होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सीएलआर एसएलआर कितना होना चाहिए। समझ ले, ये समझिए कि सेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी थी। तो उसको रिड्यूस करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लेके आए, और ये किसकी एडवाइस थी? उर्जित पटेल कमेटी। 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इफेक्टिवनेस एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, और इसका लीगल फ्रेमवर्क है, इसको गवर्न किया था सेक्शन 45 ZB, प्लीज रिमेंबर इट। ओके, अमेंडेड आरबीआई एक्ट 1934। तो इसके अंडर इसको रेगुलेट किया जाता है। और फंक्शन क्या है इसका? फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है उसको फॉर्मुलेट करना, इम्प्लीमेंट करना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है। और इसका गोल्स क्या है? अचीव गवर्नमेंट सेट इन्फ्लेशन टारगेट। जो भी गवर्नमेंट सेट ने इन्फ्लेशन टारगेट सेट किया है उसको अचीव करना। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इसके मेंबर्स की बात करते हैं। इस कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर टोटल जो मेंबर्स होते हैं वो 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें कि 3 फ्रॉम आरबीआई एंड अदर 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से आरबीआई दोनों से ही यहाँ पर जो है मेंबर इंक्लूड होते हैं। और यहाँ देखते हैं हम, तो यहाँ पर चेयरपर्सन, चेयरपर्सन जो अभी आज की डेट में कौन है? शक्तिकांत दास, जिस जो क्या है गवर्नर ऑफ आरबीआई, इनको एक्स ऑफिसो चेयरमैन पर्सन भी बोला जाता है। ठीक है, सेकंड है डिप्टी गवर्नर, जो आज की डेट में कौन है? माइकल पत्रा, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को बनाने के लिए। और नॉमिनेटेड ऑफिसर टू बी कंफर्म बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई, जो आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड होता है उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है ऑफिसर को, एक ऑफिसर होता है। तो 3 तो मेंबर ये हो गए, तो 3 जो रिप्रेजेंटेटिव ये हो गए कहाँ से? ये आरबीआई से हो गए 3, ये तीनों कहाँ से हो गए? आरबीआई से हो गए। और अदर जो 3 बच जाएंगे, जो जो अपॉइंटेड किए जाएंगे, ये 3 जो है ये अपॉइंटेड किए जाएंगे, ये कहाँ से होंगे? ये गवर्नमेंट की तरफ से होंगे। तो यहाँ पर 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विया सर्च कमेटी। सर्च कमेटी के थ्रू जो है ये 3 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है। अब सर्च कमेटी के अंदर कौन कौन से जो यहाँ देखो, सर्च कमेटी के अंदर जो होता है तो उसके अंदर भी मेंबर होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन होता है देखो, कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, कौन है आज के डेट में? राजीव गौबा।
फिर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर्स आज के डेट में कौन है? अजय सेठ। आरबीआई गवर्नर खुद शक्तिकांत दास भी होते हैं इसके अंदर, आल्सो सर्व एज ए चेयरपर्सन, यहाँ पे चेयरपर्सन भी सर्व करते हैं और सर्च कमेटी के अंदर भी होते हैं। और 3 एक्सपर्ट इन इकोनॉमी और बैंकिंग सेक्टर में, जो कि कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल बैंक, सेंट्रल गवर्नमेंट उनको अपॉइंट करता है। तो ये क्या है? ये सर्च कमेटी के वो है मेंबर जितने हैं। सर्च कमेटी क्या डिसाइड करता है? 3 मेंबर्स होने चाहिए। और ये 3 मेंबर्स कहाँ जाएंगे? फिर ये जाते हैं कहाँ पर? आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर। अब इसका पर्पस क्या है? ये बैलेंस करता है गवर्नमेंट के बीच में और किसके बीच में? आप बोल सकते हो गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में थोड़ा बैलेंस करता है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं, कुछ प्रोविजन दे रखे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। यहाँ पर मीटिंग देखो, यहाँ पे मीटिंग कंपलसरी की भी है, 4 मीटिंग होनी कंपलसरी है पर ईयर के अंदर। ओके, और यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर चुके हैं 6 मेंबर्स होते हैं जो कि आरबीआई से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और एक्सटर्नल एक्सपर्ट जो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा। टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से। टेनर क्या होता है इनका? 4 ईयर टेनर्स होता है, और इनको नो रीअपॉइंटमेंट, जितने भी आप देख रहे हो ना आरबीआई के अंदर, जो आरबीआई के अंदर मेंबर देखते हो, इनको रीअपॉइंटमेंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर इनको रीअपॉइंटमेंट किया जाएगा तो हो सकता है ये पॉलिटिकल की तरफ इंक्लाइशन हो सके, क्योंकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखो गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है। अगर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो है उनका इस तरह से डिसीजन लिया जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू उनका इंक्लाइशन हो, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर नो रीअपॉइंटमेंट का जो प्रोसीजर है यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। क्वारम ऑफ मीटिंग, मतलब कि मीटिंग का जो क्वारम है, मतलब कितने लोग बैठकर मीटिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए कम से कम जो है 4 मेंबर होना चाहिए, तभी मीटिंग स्टार्ट होगी। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो डिसीजन है ना, वो भी कम से कम 4 मेंबर होने चाहिए डिसीजन लेने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कास्टिंग वोट ऑफ द आरबीआई गवर्नर। अब ये क्या है? इसका मतलब ये है कि आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो कभी भी स्टार्टिंग में वोट नहीं डालेगा। अब कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, यहाँ पे 6 मेंबर है, इस कमेटी के अंदर 6 मेंबर है। अब 6 में से 3 यहाँ पे मान के लिए 4 मेंबर की कंपलसरी है, तो 2 मेंबर्स यहाँ पे, 2 मेंबर्स यहाँ पे। इनका कहने का मतलब है कि रेपो रेट जो है, रेपो रेट 5% होना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि जो रेपो रेट है इस समय जो है रेपो रेट होना चाहिए 4%। अब इस केस में क्या होगा? 2 मेंबर कह रहे हैं कि रेपो रेट 4% होनी चाहिए, 2 मेंबर कह रहे हैं कि रेपो रेट 5% होना चाहिए। अब इस केस में क्या होगा? यहाँ पर टाई हो जाएगा, तो यहाँ पर किसकी एंट्री होगी? बीच में एंट्री होगी आरबीआई के गवर्नर की। कौन है? शक्तिकांत दास जी की एंट्री होगी। अगर उन्होंने जहाँ वोट डाल दिया, अगर इनकी तरफ वोट डाल दिया तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा, यहाँ वोट डाल दिया तो ये डिसीजन इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अगर टाई के केस में ही आरबीआई गवर्नर वोट करते हैं। ठीक है, अब लास्ट जो हमारा बच गया है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसको जो है 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड इज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अगर आप देखेंगे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक्सपेंशन को सिर्फ जानिए, अगर आप एक्सपेंशन का मतलब समझ गए तो आप ये समझिए कि हाँ ठीक है, इसका मीनिंग से आप समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब समझेंगे, मतलब ये एक्सपेंशन का मतलब होता है बढ़ाना, कोई चीज़ बढ़ाना। और यहाँ जो बात चल रही है मनी की बात चल रही है, तो मनी का क्या है? मनी को बढ़ा देना, मनी का फ्लो बढ़ा देना। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? घटाना। मनी को क्या करना? मनी को डाउन कर देना, घटा देना। तो जब भी एक्सपेंशन कब किया जाता है और कॉन्ट्रैक्शन कब किया जाता है, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ देख लेते हैं। गोल क्या है? इंक्रीज मनी सप्लाई, मतलब कि जब मार्केट के अंदर मनी जब है, मनी का फ्लो कम है, सो देर विल बी यूज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड गवर्नमेंट आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई का जो टूल्स हैं उनके थ्रू जो मनी का फ्लो मार्केट में ज़्यादा कम कर सकता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टिमुलेट इकोनॉमी एक्टिविटी, एनहेंस कंज्यूमर स्पेंडिंग, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा जाएगा,
मार्केट में मनी का फ्लो अगर ज़्यादा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट में मनी का फ्लो ज़्यादा होगा तो बिजनेसमैन भी मनी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। जब बिजनेसमैन मनी ज़्यादा लेंगे तो इस केस में क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट रेट भी तो बढ़ेगा। यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट रेट ये आपको बढ़ता दिखाई देगा। बिजनेसमैन होंगे तो अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे तो उनको ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट भी ज़्यादा बढ़ने को मिलेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा मिलेगा तो यहाँ पर ये लोग क्या है कि एक्सपेंडिचर, जो अपना एक्सपेंडिचर है वो भी खर्च ज़्यादा करेंगे। जब एक्सपेंडिचर खर्च करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ भी होता है, इकोनॉमी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे इंटरकनेक्ट है इससे, ठीक है। अब मैकेनिज्म कौन सा है, रिड्यूस इंटरेस्ट रेट, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस कर दीजिए तो क्या होगा, वहाँ पर लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा चल जाएगा। वही इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया, रेपो रेट को कम कर दो, फिर उसके बाद बैंक भी कम कर देगा, बैंक कम करेगा, फिर बिजनेसमैन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएंगे, और मार्केट में मनी का क्या हो जाएगा, मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। लोअरिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, ये भी एक दूसरा तरीका है, हम डिस्कस कर चुके हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स SLR और CRR, ठीक है। अगर ये दोनों का अगर रिड्यूस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा पैसा रहेगा बिजनेसमैन को लोन देने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, मार्केट में मनी ज़्यादा फ्लो होता है। परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, एनहेंस बैंकिंग लिक्विडिटी। अब परचेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज कर लिया जाए तो भी क्या होगा, मार्केट के अंदर क्या होगा, मनी का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। कौन परचेज करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बताइए। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कौन परचेज करता है, RBI। तो RBI क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है, किसके थ्रू, बताइए अगर आपको याद हो तो। याद है आपको, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के थ्रू क्या कर सकता है, RBI क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है। किससे, वो परचेज करेगा बैंक से, बैंक से, NBFC बैंक से, ठीक है, बैंक से और NBFC बैंक, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, इन दोनों से RBI क्या कर सकता है, इनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर सकता है इनसे। तो इससे जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज करेंगे तो इस केस में क्या होगा, RBI क्या होगा, RBI मनी, RBI का क्या होगा, RBI के मनी से मनी, RBI के हैंड से मनी जाएगा मार्केट के अंदर। तो इसमें क्या होगा, एक्सपेंशनरी मनी, मतलब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहलाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर पोटेंशियल फॉर हाइपर इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि महंगाई जो एक लिमिट में अगर इन्फ्लेशन होता है तब तो ठीक है, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। मतलब इतना भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि RBI ने क्या किया कि रिवर्स रेपो रेट काफ़ी घटा दिया, उसका SLR और CR काफ़ी मात्रा में घटा दिया, रेपो रेट भी काफ़ी घटा दिया। इस केस में क्या होगा, हाइपर इन्फ्लेशन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो एक बैलेंस पे में घटाया और बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सेम इसका अपोजिट है कॉन्ट्राडिक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, जिसमें क्या होता है, रिड्यूस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को रिड्यूस करना। सो यहाँ पर कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड स्टेबलाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, इंक्रीज कर सकते हैं इंटरेस्ट रेट। सेम यहाँ पर क्या है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या घटा है तो यहाँ पर बढ़ा सकते हैं हम। यहाँ पर रेजिंग रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो यहाँ जो SLR और CR को घटाया हमने, ये हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स, यहाँ पर मैं क्या, गवर्नमेंट को बॉन्ड्स और सिक्योरिटी जो है यहाँ पर RBI परचेज कर रहा था, हो सकता है अब यहाँ पे RBI क्या है, अब सेल करे, ठीक है। और इसका ये क्या होता है, सपोर्ट करता है प्राइस स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ को। तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्राडिक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल ऑल द कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने इसको बायलिंगुअल में टीच करने की कोशिश की है। सो यदि फिर भी कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क मी। सो थैंक यू सो मच।